हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं आपका लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी यानी कि प्राइम। ये टॉपिक देखिए आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, 11th में भी आपने पढ़ा है, अब आपको 12th में भी ये टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए आपको थोड़ा सा रिवीजन भी करवाता हूं, क्योंकि आपने जो 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है उसकी जरूरत भी, उसके सूत्रों की जरूरत भी पड़ेगी आपको। तो चलिए पहले मैं शुरुआत करता हूं आपको 11th क्लास का रिवीजन कराने की। सबसे पहले देखिए प्रायिकता का मतलब देखिए होता है संभावना। किसी चीज के घटित होने की क्या संभावना है, कितने प्रतिशत चांस हैं। ये प्रतिशत वाली बात जो लिखी आई वही चीज होती है प्रायिकता। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं आज बारिश होने के क्या चांस हैं, इतने प्रतिशत चांस है। आपको देखिए मौसम विभाग बताता है आज बारिश होने के 80% चांस है। तो 80% का मतलब क्या है, वो उसकी संभावना है, यानी कि प्रायिकता। यही चीज आपको देखिए पढ़नी है, किसी चीज के घटित होने की क्या संभावना है। वो संभावना शब्द जो देखिए वो आया, उसी का मतलब है प्रायिकता, यानी कितने प्रतिशत चांस है। तो देखिए आपने 11th क्लास में जो प्रायिकता पढ़ी है उसमें सबसे पहले आपने यही चीज पढ़ी है, एक आपको ऐसा प्रयोग मिलता है जिसके कुछ परिणाम होते हैं। कम से कम 2 परिणाम तो जरूर होंगे, 2 से ज्यादा परिणाम भी हो सकती हैं। और ये एक ऐसा प्रयोग होता है जिसमें कौन सा परिणाम हो जाए ये निश्चित नहीं होता। जैसे हम पासे को उछालते हैं तो पासे पर कितने नंबर होते हैं, 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, ये निश्चित नहीं है, लेकिन कौन सा नंबर ऊपर आएगा। इसी तरीके के प्रयोग को कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग। जब हम सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के पर देखिए 2 संभावनाएं होती हैं, हेड और टेल, लेकिन ये निश्चित नहीं होता कि क्या हमारे सामने आएगा, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो एक ऐसा प्रयोग जिसके कम से कम 2 परिणाम संभव हो, लेकिन ये बताना निश्चित नहीं है कि कौन सा परिणाम हमारे सामने आएगा, ऐसे प्रयोग को कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग देखिए यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऐसा प्रयोग होता है जिसके कम से कम 2 परिणाम तो संभव हो, 2 से ज्यादा के संभव हो सकती है, लेकिन यह निश्चित नहीं होता कि कौन सा परिणाम हमारे सामने होगा। चलिए मैं आपको एक उदाहरण मानता हूं। मान लीजिए एक सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं, ऐसा मानते हुए चलते हैं। हमने एक सिक्के को 3 बार उछाला, तो जब हम सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो उसके कितने परिणाम बनेंगे। अब ये सवाल देखिए क्रमचय संचय का हो गया, और वो भी खासकर क्रमचय का, क्योंकि देखिए एक सिक्के पर कितने परिणाम होते हैं, 2 परिणाम होते हैं, और हमने सिक्के को कितनी बार उछाला, 3 बार। तो देखिए पहली बार में दोनों में से कोई भी परिणाम आ सकता है, दूसरी बार में दोनों में से कोई भी परिणाम आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, और तीसरी बार में भी दोनों में से कोई भी परिणाम आ सकता है। तीनों कार्य हमें एक साथ करने हैं, तो इनके कुल परिणामों की संख्या वो तभी निकालेंगे जब इनके बीच में गुणा करेंगे, क्योंकि जब 2 कार्य या 2 से अधिक कार्य एक साथ की जाती हैं तो उनकी कुल संभावनाएं वो हमेशा गुणा करके निकलती है, यानी टोटल संभावनाएं यानी टोटल परिणाम जो होंगे वो हो गए देखिए 8। अब ये अगर मैं आपसे कहूं कि 8 परिणाम हम लिख के दिखाएं, तो कभी कभी इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर 8 परिणाम नहीं लिखे जाते। चलिए मैं आपको लिखना बताता हूं इसी में। मान लीजिए ये सब लोग जानते हैं, जब हम एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो उसके 4 परिणाम होते हैं, या तो दोनों पे हेड आएगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल आएगा, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आएगा, या दोनों पे टेल आएगा। एक सिक्के को अगर हम 2 बार उछालते हैं तो 2 दूनी 4, तो 4 परिणाम ये बनते, वो यही चालू होते। लेकिन जब हम एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो टोटल परिणाम कितने बन रहे हैं, 8। अब वो 8वां अगर आपको लिखने हैं तो पहले आपने देखिए ये चारों लिख दिए, फिर आप इन्हीं चारों को दोबारा लिख दें,
अब आपको क्या करना है, एक बार सबके आगे आपने h बढ़ा दिया और एक बार सबके आगे आपने t बढ़ा दिया। ये हो गए 8 परिणाम। ये देखिए आपको ऐसे परिणाम होने चाहिए जिनमें कोई रिपीट नहीं होगा। आप देख रहे रिपीट नहीं है, ये तीनों पे हेड आता है, यहां पे इन दोनों पे हेड आता है, ऐसा कोई और परिणाम नहीं होगा। यहां पे लास्ट वाले दोनों पे हेड आता है, ऐसा कोई और नहीं होगा। ये 8 ऐसे होंगे जिनमें कोई रिपीट नहीं होगा। ये हुआ देखिए 8 परिणाम। इन सबको अगर हम एक समुच्चय के रूप में लिखते हैं, टोटल परिणामों को, टोटल परिणामों की संख्या देखिए कितनी हो गई, 8। मैंने इस तरीके की ब्रैकेट में लिखा, ये समुच्चय ये कहलाएगा इस प्रयोग की प्रतिदर्श समष्टि, जिसे हम ऐसे निरूपित करते हैं। अगर हम इसे एक लाइन में लिखते हैं समुच्चय के रूप में, तो ये जो समुच्चय कहलाएगा ये इस प्रयोग की कहलाएगी प्रतिदर्श समष्टि। देखिए ये मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं जो आपने 11th क्लास में पढ़ा। किसी प्रयोग की प्रतिदर्श समष्टि वो ये होती है, यानी उसके सारे परिणाम अगर हम एक समुच्चय के रूप में लिखते हैं तो ये जो समुच्चय कहलाएगा ये कहलाएगी प्रतिदर्श समष्टि। अब देखिए आपने एक शब्द पढ़ा होगा घटना। इस समुच्चय का कोई भी उपसमुच्चय, कोई भी उपसमुच्चय, इस समुच्चय का कोई भी उपसमुच्चय वो कहलाती है घटना। मान लीजिए मैंने ये केवल लिख लिया एक, तो ये कहलाएगी इसकी घटना। और ये ऐसी घटना है कि तीनों बार हेड आता है। या मान लीजिए मैंने ये दोनों लिख दिए, क्योंकि उपसमुच्चय में क्या होता है, उपसमुच्चय में एक अवयव हो सकता है, उपसमुच्चय में 2 अवयव हो सकते हैं, 3 भी हो सकती हैं और सारे के सारे भी हो सकती हैं। तो ये जितने भी उपसमुच्चय होंगे वो कहलाएगी घटना। किसी भी प्रयोग से संबंधित जो घटना होती है वो प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय होती है। यानी प्रतिदर्श समष्टि का कोई भी उपसमुच्चय वो कहलाती है घटना। ये मैंने लिख दिया। ये देखिए ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको केवल रिवाइज करवा रहा हूं। ये कहलाती है घटना। अब ये भी देखिए 2 तरीके की होती है, एक होती है सरल घटना और एक होती है मिश्रित घटना। सरल घटना यानी सिंपल इवेंट और मिश्रित घटना यानी कंपाउंड इवेंट। सरल घटना वो होती है जिसमें केवल एक अवयव हो। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं ऐसा परिणाम है जिसमें तीनों बार टेल आए, तो वो केवल ऐसा एक परिणाम है, तो ये जो घटना कहलाएगी ये कहलाएगी सिंपल इवेंट यानी कि सरल घटना। और अगर मैं आपसे कहूं ऐसी घटना जिसमें कम से कम, यानी इस प्रयोग से संबंधित ऐसी घटना जिसमें कम से कम 2 बार टेल आए, तो कम से कम 2 बार का मतलब 2 बार भी आ सकता है टेल और 3 बार भी आ सकता है। तो कम से कम 2 बार, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये हो गया, ये चारों इसमें आते हैं। तो ये जो घटना कहलाई ये कहलाएगी मिश्रित घटना। जिसमें एक से ज्यादा अवयव हो वो मिश्रित घटना, और जिसमें केवल एक अवयव हो वो होती है सरल घटना। ये हो गई देखिए घटना, यानी प्रतिदर्श समष्टि का कोई भी उपसमुच्चय घटना होती है, वो सरल घटना हो सकती है, मिश्रित घटना भी हो सकती है। अब देखिए घटनाओं से संबंधित ये कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं, मैं आपको यहां लिख के दिखाता हूं, जैसे कि परस्पर अपवर्ती घटनाएं, ये भी होती है। ये लेकिन ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी 2 ऐसी घटनाएं जिनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं हो, वो कहलाती है परस्पर अपवर्ती घटनाएं।
यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, वो कहलाएंगी परस्पर अपवर्ती घटनाएं। यानी मैं आपसे कहता हूं एक घटना मान लीजिए मैंने कही सिक्के पर 3 बार हेड आता है, सिक्के पर 3 बार हेड आता है, उसमें केवल ये आएगा। और मैं आपसे कहता हूं सिक्के पर यानी प्रयोग से संबंधित सिक्कों पर कम से कम 2 बार टेल आता है, उसमें आ रही है देखिए ये 4। तो पहली घटना में तो आ रहा था आपका ये, और दूसरी घटना में आ रही है ये, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। पहली घटना में सिर्फ ये है, दूसरी में ये 4, इन चारों में और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसी घटनाएं कहलाएंगी परस्पर अपवर्ती घटनाएं, जिन घटनाओं में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता, ऐसी घटनाएं होती हैं परस्पर अपवर्ती घटनाएं। इसे देखिए हमने वेन आरेख से भी पढ़ा है 11वीं क्लास में। हम लोग देखिए इस तरीके का वेन आरेख बनाते हैं। ये जो देखिए मैंने बनाया इस समय आयत, ये पूरे एक समुच्चय को प्रदर्शित करता है, और ये जो पूरा समुच्चय है ये है प्रतिदर्शी समष्टि, यानी कि S। सारे परिणाम इसमें आते हैं, यानी मान लीजिए ये 8 परिणाम है, ये 8 के 8 इसमें आएंगे, और इसके कोई भी उप समुच्चय है वो हम इस तरीके से दिखा दें। यानी कि घटना है, मान लीजिए ये घटना आपकी A है और ये दूसरी घटना ये आपकी B है। ये घटना देखिए B है आपकी और ये घटना A। तो ये जो देखिए पार्ट है इसका, मैं देखिए इसे छायांकित करता हूं। ये वाला जो पार्ट है ये ऐसा भाग हुआ जो दोनों में कॉमन है, इसी को हम कहते हैं देखिए A इंटरसेक्शन B, और इसकी जो प्रायिकता कहलाएगी वो P A इंटरसेक्शन B, यानी इसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी P A इंटरसेक्शन B। इस देखिए समुच्चय को यही कहेंगे, यानी उप समुच्चय कह दीजिए आप A इंटरसेक्शन B, लेकिन इसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी P A इंटरसेक्शन B। ये खुद एक घटना है क्योंकि एक उप समुच्चय है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी P A इंटरसेक्शन B। अब अगर इन दोनों में मान लीजिए कुछ भी कॉमन ना हो, ये देखिए सर्किल में बिल्कुल अलग बना दूं, ये बिल्कुल अलग, तो वही दोनों घटनाएं कहलाएंगी परस्पर अपवर्ती घटनाएं। ये नहीं है परस्पर अपवर्ती क्योंकि इनमें देखिए कुछ कॉमन होगा, ये परस्पर अपवर्ती नहीं है। परस्पर अपवर्ती वो होगी जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखिए ये जो भाग होता है ये ऐसा भाग है जो केवल A में अवयव है लेकिन B में अवयव नहीं है। ये ऐसा भाग है जो A में तो अवयव है लेकिन B में नहीं है, तो इसे हम कहेंगे A माइनस B। यानी ऐसे अवयव जो A में तो है लेकिन B में नहीं है, और ये कहलाएंगे देखिए ऐसे अवयव जो B में है लेकिन A में नहीं है। यानी इस वाले भाग की बात कर रहा हूं, ये ऐसे अवयव हुए जो B में तो है लेकिन A में नहीं है। A माइनस B, B माइनस B। अब आता है देखिए ये पूरा भाग क्या कहलाएगा फिर, यानी जिसमें ये भी सम्मिलित हो, ये इंटरसेक्शन भी सम्मिलित हो और ये भी सम्मिलित हो, ये पूरा भाग, यानी जिसमें ये वाला भाग भी है देखिए, ये वाला भाग भी है और ये वाला भाग भी है, इसको हम कहते हैं A यूनियन B। ये जो उप समुच्चय कहेंगे इसे, इस पूरे समुच्चय का उप समुच्चय, ये वाला जो उप समुच्चय है ये कहलाता है A यूनियन B, और इसकी जो प्रायिकता होगी वो कहलाएगी P A यूनियन B। केवल उसके लिए देखिए P शब्द लगा देते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी। ये है केवल A में, ये है केवल B में, ये है दोनों में कॉमन, और ये है A और B सबको मिलाकर। ये आपने पढ़े हैं। अब देखिए मैं इसलिए पहले आपको सूत्र भी लिखता हूं। मान लीजिए आपने देखिए ये वाला सूत्र पहले पढ़ा था, A यूनियन B की प्रायिकता क्या होती है, वो PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये आपने पढ़ा है देखिए 11वीं क्लास में सूत्र
ए यूनियन बी की प्रायिकता बराबर ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस दोनों में जो कॉमन है उसकी प्रायिकता। यूनियन के लिए क्या शब्द आता है? देखिए यूनियन के लिए शब्द यूज होता है या ए या बी, या लिख के आएगा कम से कम एक घटना घटित होने की प्रायिकता। या तो आएगा देखिए या तो ए घटित हो या बी घटित हो। ए या बी का मतलब ए भी हो सकती है बी भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती हैं। या इसके लिए ये भी कह सकते हैं कम से कम एक घटना जरूर घटित होगी। कम से कम एक का मतलब एक भी हो सकती है दोनों भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी लिख के आ सकता है। दोनों का मतलब क्या है? यूनियन ही है। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है देखिए तथा, यानी दोनों ए तथा बी घटित हो। यहां पे देखिए अंतर है, इसका मतलब है दोनों ही घटित हो, ए भी घटित हो और बी भी घटित हो, दोनों एक साथ घटित हो। मैं एक साथ और लिख देता हूं, दोनों एक साथ, या लिख के आएगा ए तथा बी। दोनों में देखिए डिफरेंस है, ए या बी, ए तथा बी, दोनों में डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा या इस साल भी पढ़ेंगे। यूनियन का सूत्र वो देखिए। अब आता है देखिए सबसे पहली बात, मैंने ये वाला सूत्र लिखा ए डैश, क्योंकि ये आप लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता, ए घटित नहीं हो इसकी प्रायिकता क्या है। तो देखिए मैं आपको पहले एक बार बताता हूं, ये जो पूरी पृथ्वी समष्टि होती है इसकी प्रायिकता होती है एक। इसकी प्रायिकता कितनी होती है? एक। ये घटना ए है तो इसके जो बाहर का भाग होगा वो होगा ए डैश, क्योंकि ए डैश एक ऐसा उपसमुच्चय होता है जिसके अवयव ए में नहीं होते, यानी ए को छोड़कर बाकी जितना भाग बचा वो कहलाता है ए डैश। तो इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे? देखिए पूरी प्रायिकता कितनी है? 1, उसमें से ए की प्रायिकता अगर हम माइनस कर दें 1 माइनस ए तो वो पी ए डैश हो गया। ये हुआ देखिए पी ए डैश। अब इसमें देखिए डिपेंड है, जैसे मैंने यहां पे लिखा a माइनस बी, इसका मतलब है a तो घटित हो रही है लेकिन b घटित नहीं हो रही। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b डैश। देखिए इसका मतलब क्या है? a में तो है लेकिन b में नहीं है, तो b में नहीं है का मतलब क्या है? b डैश में होंगे वो। ये तो हुआ। देखिए a में नहीं होने का मतलब क्या है? वो a डैश में होंगे। ऐसे ही b में नहीं होने का मतलब क्या है? वो b डैश में होंगे, यानी वो a में भी होंगे और b डैश में भी होंगे, दोनों में होंगे। तो इसका मतलब दोनों ही तो हुआ, यानी जो a में भी हो और b डैश में भी हो, यानी a में तो है लेकिन b में नहीं है, तो b में नहीं है होने का मतलब वो b डैश में होंगे। ये मैं इस तरीके से लिख देता हूं, a यानी a में तो है लेकिन b में नहीं है। अब इसका सूत्र कैसे बनेगा, यानी कि इसकी प्रायिकता क्या है? तो ये देखिए पूरी प्रायिकता होती है a की, इसमें से हम एक कॉमन वाली माइनस कर दें तो वो देखिए यही बचेगा, यानी a की प्रायिकता माइनस एक इंटरसेक्शन b की प्रायिकता। ये हो गया देखिए। ऐसे ही अगर हम इसकी निकालें b माइनस ए, यानी जो b में तो है लेकिन a में नहीं है, तो उसे क्या लिखेंगे? b इंटरसेक्शन a डैश, b इंटरसेक्शन a डैश, तो pb माइनस p a इंटरसेक्शन b, pb माइनस p a इंटरसेक्शन b। ये आ गया देखिए। अब आता है इसका चौथा पार्ट। अगर मान लीजिए मैं यहां पे ये लिखता हूं a डैश इंटरसेक्शन b डैश, यानी ऐसे अवयव जो ना तो a में है, क्योंकि a डैश का मतलब वो a में नहीं होंगे और b डैश का मतलब वो b में नहीं होंगे, ना तो a ना ही b।
वो दोनों में से किसी में नहीं है, ना तो वो ए में है और ना ही बी में है। तो इतने भाग को देखिए अगर हम छोड़ दें, ये बाकी का जो बाहर का भाग बचा ये कहलाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इस पूरे भाग को देखिए यूनियन है ये पूरा भाग, अगर हम ये यूनियन को छोड़ दें तो ये बाहर का जितना भाग बचा वो है जो ना तो ए में है और ना ही बी में है। अब इसकी प्रायिकता कैसे निकालें ये भी चित्र से बताता हूं। पूरी प्रायिकता 1 होती है, उसमें से अगर हम ये यूनियन की माइनस कर दें यानी 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो वो आ गई इस बात की प्रायिकता, यानी दोनों घटनाओं में से किसी भी घटना के घटित न होने की प्रायिकता, दोनों घटनाओं में से किसी भी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, ना तो ए ना ही बी। उसका सूत्र देखिए, ये सूत्र ऐसे थे जो आपने 11वीं क्लास में पढ़े थे, मैंने आपको फिर रिवाइज करवाया। अब देखिए मैं तो आपको बता रहा था परस्पर अपवर्ती घटनाएं, ये ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, और अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कोई अवयव होगा ही नहीं, और जब इसमें कोई अवयव ही नहीं होगा तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 0। यानी कभी भी अगर आपका ये लिख जाता है कि दो घटनाएं परस्पर अपवर्ती हैं तो उनकी इस भाग की प्रायिकता 0 होगी। परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं तो इनकी जो इस भाग की प्रायिकता है वो कितनी होगी? 0। इस कंडीशन में, इस स्थिति में, ये बात आप ध्यान रखें, इस स्थिति में मैं यहां लिख देता हूं, अगर दो घटनाएं परस्पर अपवर्ती हैं, इस स्थिति में अगर हम यूनियन का मान निकालें पी ए यूनियन बी, वो केवल ये रहेगा क्योंकि ये चीज तो 0 हो गई, बचा क्या? पी ए प्लस पी बी। ये परस्पर अपवर्ती घटनाओं के लिए ये आपने सब पढ़ाए गए हैं। और फिर आप ये देखिए एक शब्द और लिखता हूं यहां पर, निशेष घटनाएं। ये कौन सी घटनाएं होती हैं? ये देखिए ऐसी घटनाएं होती हैं, दो घटनाएं भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, ऐसी दो या दो से अधिक घटनाएं जिनके सभी अवयवों को मिलाकर पितृदश समष्टि बन जाए, जिनके सभी अवयवों को मिलाकर, मिलाकर का मतलब मैं यूनियन की बात कर रहा हूं, अगर ये चीज पितृदश समष्टि बन जाए यानी ए यूनियन बी सारे अवयव आ जाए। मैं कहता हूं दो घटनाएं हैं जिसमें, चलिए मैं कहता हूं तीनों पे हेड आए, उसमें तो ये आ गया, और दूसरी घटना है कम से कम एक पर टेल आए। कम से कम एक पर टेल का मतलब एक पे भी हो सकता है टेल, दो पे भी हो सकता है और तीनों पे भी हो सकता है, उसमें सातों के सातों आ गई। ए घटना ये और बी घटना ये, इनका मैं यूनियन निकालो तो देखिए सारे आ गए। तो ये ऐसी दो घटनाएं हैं जिन्हें मिलाकर पितृदश समष्टि बन गई, ऐसी घटनाएं कहलाती है निशेष घटनाएं। ऐसी घटनाएं कहलाती हैं निशेष घटनाएं। और निशेष घटनाओं में इसका अगर हम सूत्र बनाएं पी ए यूनियन बी का, निशेष घटनाओं का अगर मैं सूत्र बनाता हूं पी ए यूनियन बी, तो वो देखिए ए यूनियन बी किसके बराबर है? एस के। मैंने इसकी जगह एस लिख दिया, और पितृदश समष्टि की प्रायिकता कितनी होती है? 1। तो पी ए यूनियन बी बराबर कितना होगा? 1। निशेष घटनाओं में इसका मान 1 होता है, परस्पर अपवर्ती घटनाओं में इसका मान पी ए प्लस पी बी होगा। अब देखिए ऐसी घटनाएं हो सकती है जो परस्पर अपवर्ती भी हो और निशेष भी हो। मैं देखिए यहां लिखता हूं, यानी जो दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहे हो, परस्पर अपवर्ती व निशेष। यानी ऐसी घटनाएं जो परस्पर अपवर्ती भी हो और निशेष भी हो,
यानी जिनमें कुछ कॉमन भी ना हो और जिन्हें मिला के पूरा प्रतिदर्श समष्टि बन जाए। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, तीनों पे हेड आए और कम से कम एक पर टेल आए। तो ये देखिए ऐसी घटनाएं हैं जिनमें कुछ कॉमन भी नहीं है और इनको मिलाकर प्रतिदर्श समष्टि भी बन रही है। ऐसी घटनाएं कहलाती है परस्पर अपवर्जी व निशेष घटनाएं। परस्पर अपवर्जी व निशेष घटनाएं, इनके लिए क्या सूत्र बनेगा? जो दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा हो। ये चीज तो चलिए जीरो ही हो गई, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। मेन सूत्र तो मैंने इसको ये माना, P A यूनियन B बराबर P A प्लस P B। और यहां पे देखूं तो P A यूनियन B का मान कितना है? 1। अगर ये दोनों को फॉलो कर रहा है तो P A यूनियन B का मान 1 होना चाहिए। इसका मतलब P A प्लस P B बराबर 1। अब ये जरूरी नहीं है कि दो ही घटनाएं हैं। अगर 3 होंगी तो Pa प्लस Pb प्लस Pc बराबर 1। यहां पर Pa यूनियन B यूनियन C बराबर 1 और यहां पर Pa यूनियन B यूनियन C बराबर Pa प्लस Pb प्लस Pc, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन हो रही है। ये साफ देखिए कितनी घटनाएं थी आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। अब देखिए जो आपको इस साल पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, वो होगी देखिए सप्रतिबंधक प्रायिकता। अब देखिए जो मैंने आपके लिए टॉपिक लिखा वो है सप्रतिबंधक प्रायिकता। यही आपको इस साल पढ़ना है जो बिल्कुल नया है आपके लिए। अभी तक देखिए मैंने आपको रिवीजन नहीं करवाया था 11th क्लास का। अब आपकी सप्रतिबंधक प्रायिकता यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए मैं यहां से ये बात कहता हूं, दो घटनाएं हैं, एक घटना के घटित होने का प्रभाव अगर दूसरी घटना पर पड़ता है, एक घटना के घटित होने का प्रभाव अगर दूसरी घटना पर पड़ जाए तो ऐसी प्रायिकता को कहते हैं सप्रतिबंधक प्रायिकता। यानी अगर एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर पड़े तो दूसरी घटना के तो घटित होने की प्रायिकता वो कहलाएगी प्रतिबंधी प्रायिकता। प्रतिबंध क्योंकि वो डिपेंड करती है, यानी कि डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंधक प्रायिकता। मैं आपको चलिए इसको एक एग्जांपल से दिखाता हूं। मैं चलिए वही एग्जांपल लेता हूं जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था। अगर हम एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो देखिए उसके 8 परिणाम बनते हैं। ये मैंने लेके आती है, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कोई परिणाम वही हो गई देखिए प्रतिदर्शी समष्टि, यानी कि टोटल कितने परिणाम हैं? 8। अब देखिए मान लीजिए मैं इसकी दो घटनाएं लिखता हूं। मान लीजिए पहली घटना है कम से कम 2 बार हेड यानी कि शीर्ष आना। अब इसमें कौन कौन से आएंगे? यानी A इज इक्वल टू, चलिए मैं यहां लिखता हूं, कम से कम 2 बार हेड आया, यानी 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। तो उसमें देखिए शुरू के 4 हो गए, 3 बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है। ये देखिए मैंने लिख दिया कम से कम 2 बार शीर्ष आना। और दूसरी घटना, दूसरी जो घटना है वो भी चलिए मैं लिखता हूं, चलिए कम से कम 2 बार हेड आना, ये बार मैंने लिख दिया। अब मैं लिखता हूं अधिकतम 1 बार पढ़ना। अधिकतम 1 बार का मतलब 1 बार आ सकता है पर, या इससे कम।
इससे ज्यादा नहीं, लेकिन देखिए फिर वो यही बात हो गई। थोड़ा सा मैं फिर चेंज करता हूं, अधिकतम एक बार में शीर्ष ही कर देता हूं, अधिकतम एक बार शीर्ष, यानी ज्यादा से ज्यादा एक बार हेड पाए, एक से ज्यादा नहीं है, एक से कम हो सकते हैं, एक से ज्यादा हेड नहीं है। तो एक से ज्यादा हेड अगर नहीं है, इसका मतलब क्या है? एक से ज्यादा हेड, देखिए वो ये होगा एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। लेकिन देखिए फिर इसमें कुछ कॉमन भी नहीं रहा। अधिकतम एक बार, मैं चलिए ये कर देता हूं, अधिकतम दो बार शीर्षांक। अधिकतम दो बार का मतलब दो से ज्यादा नहीं आए, अधिकतम दो बार का मतलब दो से ज्यादा नहीं आए, यानी कि ये चीज उसमें नहीं होगी, बाकी सातों के सातों उसमें हो जाएंगे, यानी ये भी आएगा, ये देखिए मैंने सातों ही लिए। अधिकतम दो बार का मतलब दो बार भी आ सकता है हेड, दो से कम भी आ सकता है, दो से कम का मतलब हो सकता है एक बार आ जाए हेड या एक बार भी ना आए, वो देखिए ये हो गया। देखिए दो से कम में क्या, अधिकतम दो बार यानी कि दो या दो से कम, तो दो बार हेड भी तो ये हो गए, एक बार हेड भी ये हो गए, एक बार भी हेड नहीं आए, वो ये हो गया, ये मैंने लिख दिया। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि ए की प्रायिकता निकालें, यानी कि पी ए बराबर कितनी है, तो देखिए ए में कितने परिणाम हैं? 4, और टोटल परिणाम कितने हैं? 8, तो ए की प्रायिकता हो गई 4/8। चलिए मैं ऐसे छोड़ देता हूं, कैंसिल नहीं कर रहा। और मैं अगर आपसे कहता हूं बी की प्रायिकता निकालें, तो बी में कितने परिणाम हैं? 7, टोटल परिणाम कितने हैं? 8, तो बी की प्रायिकता कितनी हो गई? 7/8। ये हो गया देखिए। लेकिन मैं अगर आपको ये बात कहूं, अगर बी के घटित होने का प्रभाव ए पर पड़े, बी के घटित होने का प्रभाव अगर ए पर पड़ता है, तो प्रायिकता क्या आएगी? यानी अगर हम ये मानते हुए चले कि घटना बी पहले ही घटित हो चुकी है, तो ए के घटित होने की प्रायिकता क्या है? अगर घटना बी पहले ही घटित हो चुकी है, तो ए के घटित होने की प्रायिकता क्या है? यानी कि यही घटना अगर घटित हो चुकी है, इन्हीं में से ही हमें देखना है, तो फिर ए के घटित होने की क्या प्रायिकता? अब आप ये देखिए, ऐसे कितने अवयव हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं? ऐसे कितने अवयव हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं? ए में भी हैं और बी में भी हैं अवयव। ऐसे देखिए ये चारों ही अवयव हैं जो इसमें आते हैं। ये भी है देखिए एच एच एच, नहीं देखिए एच 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 तो नहीं है, ये तीनों होंगे अवयव, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। यानी ए और बी में जो कॉमन अवयव हैं वो कितने हैं? 3 अवयव। यहां मैं लिखता हूं, और बी में टोटल अवयव कितनी है? 7 अवयव। ये देखिए अगर बी के घटित होने का प्रभाव ए पर पड़ रहा है, इसका मतलब है इस समय जो प्रतिदर्श समष्टि मानी जाएगी वो बी मानी जाएगी, क्योंकि बी के घटित होने का प्रभाव वो किस पर पड़ रहा है? ए पर। यानी टोटल बी में जितने भी परिणाम हैं वो अब हो गए प्रतिदर्श समष्टि। और अब ऐसे कितने परिणाम हैं जो ए के अनुकूल हैं? यानी बी में ही ऐसे कितने परिणाम हैं जो ए के अनुकूल हैं? तो ऐसे 3 परिणाम हैं, क्योंकि वो बी में है और वो ए के अनुकूल भी है, यानी इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो 3 परिणाम है। तो इस समय जो ये निकल के आई प्रायिकता, यानी कि 3/7, क्योंकि 3 ए के अनुकूल भी है इन सातों में, तो 3/7 ये जो प्रायिकता निकल के आई ये ए की प्रतिबंधी प्रायिकता है। मैं यहां लिख देता हूं ए की सप्रतिबंध प्रायिकता। वो बराबर है 3/7।
और ये हमने देखिए किस तरीके से निकाली। अब देखिए ये कैसे निकाली, मैं आपसे चलिए बात कहता हूं। यहां 3 परिणाम हैं, किसमें? ए में। अगर मैं पर्टिकुलर से समझने की बात करूं तो टोटल परिणाम कितनी है? 8। अगर मैं 8 से भाग कर दूं ऊपर भी और नीचे भी, इस तरीके से, ये देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा 3/7 ही उत्तर। मैंने 8 से भाग किया अंश में भी और हर में भी। क्यों किया? अब देखिए मैं आपसे कहता हूं ए और बी में जो कॉमन है वो केवल 3 परिणाम है। तो ये जो प्रायिकता है ये इनकी कॉमन भाग की है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रायिकता बटे, और ये 7 परिणाम किस में? बी में। तो ये जो प्रायिकता है ये है बी की। यानी ए की जो सप्रतिबंध प्रायिकता हमने निकाली वो किस तरीके से निकाली? ए और बी में कॉमन अवयव उनकी प्रायिकता, कॉमन भाग की, बटे बी की प्रायिकता। तो ये जो निकल के आई प्रायिकता ये ए की सप्रतिबंध प्रायिकता है। और ए की सप्रतिबंध प्रायिकता को हम किस तरीके से लिखेंगे? ए ऑब्लिक बी, ए कंडीशनल बी। ये कंडीशनल के लिए साइन है, यानी इसका मतलब है घटना ए की घटित होने की प्रायिकता, जबकि बी पहले ही घटित हो चुकी है। यानी ये घटना बी पर डिपेंड करती है। अगर बी पहले ही घटित हो चुकी है तो ए की घटित होने की प्रायिकता वो कहलाएगी ए की प्रतिबंधी प्रायिकता। और उसी का सूत्र है देखिए ये, ए और बी में कॉमन पार्ट, यानी कि बी ए इंटरसेक्शन बी बटे। लेकिन ये देखिए तभी पॉसिबल है जब ये चीज 0 नहीं हो, क्योंकि अगर ये 0 होगी तो फिर ये अनंत आएगा उत्तर, वो तो अपरिभाषित होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही हम देखिए ये भी कर सकते हैं, घटना बी के घटित होने की प्रायिकता अगर वो ए पर डिपेंड करती है, घटना बी के घटित, अगर ए पहले ही घटित हो चुकी है, अगर ए पहले ही घटित हो चुकी है तो इसमें ऐसे कितने परिणाम हैं जो बी के भी अनुकूल हैं, यानी बी की घटित होने की प्रायिकता क्या है? अगर ये पहले ही घटित हो चुकी है तो ऐसे इसमें कितने परिणाम हैं जो बी के भी अनुकूल हैं? वो देखिए 3 परिणाम हैं, यानी 3 परिणाम थे कॉमन, और टोटल परिणाम कितने? 4। तो इसकी प्रायिकता आएगी 3/4, यानी घटना बी के घटित होने की प्रायिकता, जबकि घटना ए पहले ही घटित हो चुकी है। उसका सूत्र देखिए, हम चाहे इसे बी इंटरसेक्शन ए लिखें चाहे ए इंटरसेक्शन बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस घटना पर डिपेंड है वो हमेशा बटेगा, क्योंकि इस समय ये प्रतिदर्श समझती हो। ये भी तब पॉसिबल है जब ये चीज 0 नहीं है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर दूसरी घटना पहले ही घटित हो चुकी है, उनके लिए सूत्र ये बना, यानी ए के घटित होने की प्रायिकता अगर बी घटित हो चुकी है, और बी के घटित होने की प्रायिकता अगर ए पहले घटित हो चुकी है। तो इस समय इनका जो अवयव होंगे वो प्रतिदर्श समझनी होती है, और उन्हीं में से ही कितने ऐसे अवयव हैं जो इसके भी अनुकूल हैं, वो कहलाते हैं कॉमन वाले, वो हमें निकालने पड़ते हैं। ये हुआ देखिए सूत्र, ए की प्रतिबंधी प्रायिकता और ये बी की प्रतिबंधी प्रायिकता। अब देखिए इसी से संबंधित अगर हम इसका निकालें, ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता, यहां तो ए के घटित होने की प्रायिकता है अगर बी पहले ही घटित हो चुकी है, यहां ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता अगर बी पहले ही घटित हो चुकी है। अब मैं आपसे कहता हूं इसका सूत्र कैसे बनेगा, तो पहले मैं इसका सूत्र इससे ही लिखता हूं। देखिए दोनों में कॉमन भाग ऊपर आता है, दोनों में जो कॉमन है वो तो आएगा ऊपर, तो मैं यहां देखिए यही तो लिखूंगा दोनों में कॉमन भाग, यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी, और बटे में यही चीज आएगी यानी कि बी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका सूत्र बताया था, ये ऐसा उपसमुच्चय है जो बी में तो है ऐसे अवयव, लेकिन ए में नहीं है। ऐसे अवयव तो बी में तो हो लेकिन ए में नहीं है, तो इसका सूत्र मैंने यही बताया था आपको, पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जो वेल आने से मैंने आपको
बताया था अभी थोड़ी देर पहले 11th क्लास वाली बात। इसका सूत्र देखिए ये बनेगा, तो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, बटे पीबी। अब मैं अगर अलग अलग करता हुआ लिखता हूं, पीबी अपॉन पीबी 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पीबी, वो तो देखिए यही हो गया, यानी कि ये चीज ये बन गया इसका। यानी ये भी देखिए वही है जैसे आप लोग कर चुके हैं, पी ए डैश बराबर 1 माइनस पी ए, तो पी ए डैश कंडीशनल बी बराबर 1 माइनस पी ए कंडीशनल बी, यानी ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुकी है बराबर 1 माइनस ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुकी है। पी ए डैश 1 माइनस पी ए होता है, पी ए डैश ऑब्लिक बी 1 माइनस पी ए ऑब्लिक बी होता है। ये इसका भी सूत्र बन गया। अब देखिए ये तो थी स्वतंत्र घटनाएं, तो देखिए नहीं कहलाएंगी, इन्हें हम परतंत्र घटनाएं कह सकते हैं क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। ये घटना इस पर डिपेंड है, यहां पर ये घटना इस पर डिपेंड है। लेकिन अगर दो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं, यानी किसी घटना के घटित होने का प्रभाव अगर दूसरी घटना पर पड़े ही नहीं, वो कहलाता है स्वतंत्र घटनाएं। किसी घटना के घटित होने का प्रभाव अगर दूसरी घटना पर पड़े ही नहीं, वो कहलाती है स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र देखिए नाम से पता लग गया, यानी कोई भी घटना दूसरी घटना पर डिपेंड नहीं है। ऐसी दो घटनाएं जिनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव ना पड़े वो कहलाती हैं स्वतंत्र घटनाएं। अब इसका सूत्र क्या बनेगा वो मैं इसी से ही बताऊंगा आपको। देखिए ये तो वो प्रायिकता है इनमें ए के घटित होने की प्रायिकता जब वो बी पर निर्भर करती है। ए के घटित होने की प्रायिकता अगर वो बी पर निर्भर करती है, लेकिन मैं ये बात कहता हूं सूत्र तो यही होता है अगर ए बी पर निर्भर है ही नहीं, अगर ए बी पर निर्भर है ही नहीं तो इस समय जो ए की प्रायिकता है उसे हम यही तो लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो बी पर निर्भर ही नहीं है। सूत्र यही है, देखिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूं, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। लेकिन अगर कोई घटना, ये सूत्र देखिए मैंने इसी का ही लिखा है, लेकिन अगर एक घटना बी पर निर्भर ही नहीं है तो इसका मतलब ये ए की जो प्रायिकता है तो ये भी ए की प्रायिकता, बस ये बी पर निर्भर है। लेकिन अगर ये बी पर निर्भर नहीं है तो जो ए की प्रायिकता होगी उसे हम ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करेंगे, यानी पी ए बराबर ये चीज, और इसे अगर मैं गुणा कर दूं इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी। ये जो सूत्र हुआ ये हुआ स्वतंत्र घटना। ये जो सूत्र हुआ ये स्वतंत्र घटनाओं के लिए। इसे हम प्रायिकता का गुणन नियम भी कहते हैं। प्रायिकता का जो देखिए गुणन नियम होता है वो देखिए यही होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी इंटू पी ए ऑब्लिक बी। मैं देखिए थोड़ा सा स्पेस है, मैं चलिए यही लिख देता हूं प्रायिकता का गुणन नियम। मैं आपके सामने यही लिखता हूं प्रायिकता का गुणन नियम। वो क्या है वो देखिए इसी से ही बना है। अगर हम इस चीज को इधर ले जाएं थोड़ा में, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी इंटू पी ए कंडीशनल, यानी दोनों के घटित होने की प्रायिकता बी के घटित होने की प्रायिकता गुणा ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि बी पहले ही घटित हो चुकी है। और इसी से बनाने के लिए सूत्र, अगर ए इस पर निर्भर ही नहीं है तो ए की प्रायिकता तो पी ए ही होगी,
तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। ये हुआ देखिए स्वतंत्र घटनाओं के लिए, ये कहलाता है प्रायिकता का गुणन। आपकी जो पहली प्रश्नावली होगी वो इसी पर डिपेंड है, यानी कि सप्रतिबंध प्रायिकता, यानी कि प्रश्नावली 13.1। वो प्रश्नावली देखिए 13.1, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, उससे संबंधित क्वेश्चंस। तब तक के लिए नमस्कार।